हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। पीवाईक्यूज की सीरीज में इससे पहले हमने हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस आयोग के द्वारा पिछले 5 सालों में पूछे गए उनको रिवाइज किया था। अब हम करेंगे पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका फायदा क्या है? मेनली दो फायदे इसके मैंने पहले भी डिस्कस किए थे। वो ये हैं कि एक तो आपको इससे ट्रेंड समझ में आता है कि आयोग किस ट्रेंड में क्वेश्चन पूछता है, वो किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछता है, कितना डीप आपको पढ़ने की जरूरत है जब आप आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और दूसरा इसका जो फायदा है वो ये कि अगर क्योंकि पॉलिटी, हिस्ट्री और इस तरह के कई सब्जेक्ट का जो स्टैटिक पोर्शन है वही कई बार सेम क्वेश्चंस पुराने रिपीट हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर कोई क्वेश्चन वापस रिपीट होता है तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन के मार्क्स तो आपके कंफर्म हो जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम इस पीवाईक्यूज की सीरीज को कवर कर रहे हैं। तो हिस्ट्री हम ऑलरेडी 3 सेक्शन में पूरी कर चुके हैं। एक सेक्शन में हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री थी उसके क्वेश्चन को पूरा किया था। दूसरी वीडियो में हमने मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आयोग के द्वारा इन्हें पूरा किया है। और उसके बाद 2 वीडियोस में हमने मॉडर्न को पूरा किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि इस सेक्शन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए थे, इसलिए 2 वीडियोस में हमने इन क्वेश्चंस को पूरा किया है। अब हिस्ट्री के बाद हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, which of the following amendments in the Indian Constitution has made the right to education a fundamental right? अर्थात निम्न में से कौन सा वो संशोधन है जिसने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। याद रखिएगा, इससे पहले इसका अर्थ है कि मौलिक अधिकार ये नहीं था। तो इसका कौन सा वो संशोधन है जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 86 अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट कब हुआ था? 2002 में हुआ था। तो क्वेश्चन इस तरह से ही पूछ सकता है कि किस वर्ष शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 2002। ना 2002 में जो ये 86वां संशोधन हुआ संविधान में, इसमें आर्टिकल 21 के ही तहत 21A जोड़ा गया और इसमें प्रावधान है 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनके लिए राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान इसमें है। तो क्वेश्चन इस तरह इससे भी बन सकता है कि किस आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राज्य के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन आर्टिकल 21A। तो इसी सेम फैक्ट से आपके सामने 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। 91st की अगर हम बात करें तो 91st जो है ये 2003 का अमेंडमेंट है। ये रिलेटेड है अपने एंटी डिफेक्शन लॉ से। जो दल बदल होते हैं उससे, दल बदल के ऊपर जो कानून बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें पहले प्रावधान ये था कि मान लीजिए 2 पार्टी हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अगर बी पार्टी के 1/3 मेंबर, 1/3 सदस्य ए पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ऐसे में ये मान लिया जाता था कि बी पार्टी का ए पार्टी के साथ मर्जर हो गया, मतलब ये दोनों पार्टियां मर्ज हो चुकी हैं। लेकिन 91st अमेंडमेंट 2003 के बाद ये जो आंकड़ा है, जो क्राइटेरिया है 1/3 का, इसे 2/3 कर दिया गया। अर्थात अब किसी भी पार्टी के दूसरे पार्टी में मर्ज होने के लिए जरूरी है कि उसके 2/3 जो मेंबर हैं वो उस पार्टी के 2/3 सदस्य इस पार्टी में शामिल हो जाएं। तो अगर किसी एक पार्टी बी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी अर्थात पार्टी ए में जाके शामिल हो जाते हैं तो फिर ये मान लिया जाएगा कि जो पार्टी है बी वो मर्ज हो चुकी है पार्टी ए के साथ। तो ये 91st अमेंडमेंट था। 92nd अमेंडमेंट, ये भी अगेन 2003 का ही अमेंडमेंट है। और ये अमेंडमेंट किस चीज से रिलेटेड है? ये हमारी जो 8वीं अनुसूची है उससे रिलेटेड है। 8वीं अनुसूची आपने पढ़ा होगा कि इसमें भाषाएं मेंशन है, जो भी संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में ये भाषाएं हैं। इसी में 92वां संशोधन आया था 2003 में। इससे पहले, इस संशोधन से पहले, 92 वाले संशोधन से पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? 18 भाषाएं थी। अब इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो कौन कौन सी 4 भाषा इस 92वें संशोधन में जोड़ी गई? वो थी डोगरी, मैथिली, संथाली और चौथी थी बोडो। तो ये 4 भाषाएं 92 संशोधन, 92 वाले जो संशोधन था 2003 का संशोधन, इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर लास्ट ऑप्शन जो कि 95th अमेंडमेंट का है, ये 95th अमेंडमेंट का हुआ था, ये हुआ था 2020 का अमेंडमेंट है ये। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे ऑलरेडी जो
रिजर्वेशन दिया गया है इलेक्शंस के लिए, जो SC ST कम्युनिटीज हैं इनको जो रिजर्वेशन दिया गया है इलेक्शंस में सीट्स पे, तो उससे रिलेटेड है 2020 में 95th अमेंडमेंट के द्वारा इसे 10 साल के लिए आगे बढ़ा, सॉरी 2010 में से 2020 तक के लिए 10 साल तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया था अप टू 2020। तो ये अमेंडमेंट 2020 में नहीं हुआ, ये अमेंडमेंट 2009 में हुआ था। 2009 में 95th अमेंडमेंट हुआ था, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। 2009 में ये अमेंडमेंट हुआ, इसमें 2010 के बाद से लेके 2020 तक, तो 2011 से 2020 तक इसमें जो रिजर्वेशन मिलता है सीट्स पे SC ST कम्युनिटीज को, और इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज को जो रिप्रेजेंटेशन मिलता था उसको आगे बढ़ा दिया गया था 10 साल के लिए, 2020 तक ये कर दिया गया था 95th अमेंडमेंट के द्वारा। हालांकि अब तो ये पुराना हो गया, क्योंकि अब इसकी जगह पे जो नया अमेंडमेंट आ गया वो आ गया 104वां अमेंडमेंट, 104th अमेंडमेंट जो आ गया है, इसके द्वारा इसे अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। दोबारा 10 साल, हर 10 साल में ये बढ़ता रहता है 10 साल। अगली बार 2030 में जो बिल आएगा 2029 या 30 में, उसके द्वारा फिर इसे 10 साल 2040 तक बढ़ा दिया जाएगा। तो ये कौन सा, अब अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वो 95th से नहीं बल्कि 104वें, ये 104वां जो ये संशोधन है इससे वो पूछे। तो 104 चौथा संशोधन आप याद रख लीजिए, 104th ये संशोधन है, और ये कब हुआ है, ये 2020 का संशोधन है। और इससे जो रिजर्वेशन है SC ST के लिए ये 2030 तक बढ़ा दिया गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो अगला क्वेश्चन है, द जीरो आवर इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट्स एट। तो भारत की जो संसद है, संसद में शून्यकाल कब प्रारंभ होता है, किस समय प्रारंभ होता है। शून्यकाल में क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं उन जिसके बारे में ऑलरेडी आपको जो स्पीकर होते हैं उनको आपको पहले से ही नोटिफाई करना होता है कि ये क्वेश्चन या ये बात हम अपनी रखना चाह रहे हैं, तो पहले से वो सूचना देनी होती है। और इस शून्यकाल कब आरंभ होता है, ये होता है ऑप्शन C 12 बजे, दिन में 12 बजे 1 घंटे के लिए, ये 12 बजे से 1 बजे तक ये शून्यकाल चलता है ना। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिमूव बाय द गवर्नर। तो राज्यपाल के द्वारा निम्न में से किसे नहीं हटाया जा सकता। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन तीनों को, स्टेट फाइनेंस कमीशन, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, याद रखिएगा ये स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर कह रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को गवर्नर नहीं हटा सकता, और एडवोकेट जनरल जो कि हाईकोर्ट में होते हैं, इन तीनों को गवर्नर जनरल हटा सकते हैं, इनको भी और इनको भी और इनको भी। बट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट के, इनको गवर्नर नहीं हटा सकते। तो ये इसका सही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व बट कैन बी अबॉलिश। तो निम्न में से किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। इसका सही आंसर है राज्यसभा, ऑप्शन ए। राज्यसभा को आप कभी भी भंग नहीं कर सकते, राज्यसभा हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हर साल, हर 6 साल में उसमें वो 6 साल का कार्यकाल होता है, बट हर दूसरे साल इसमें नए मेंबर्स आते हैं, क्योंकि हर दूसरे साल में इसमें कुछ मेंबर जाते हैं और उनकी जगह पर 2 मेंबर आते रहते हैं, उनकी जगह पर हर दूसरे साल नए मेंबर जुड़ते रहते हैं, इसलिए कभी भी भंग नहीं होती। राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। लोकसभा भंग होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि विधानसभा, ये भी भंग होती है, और काउंसिल मतलब कि विधान परिषद, उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है, बट कई राज्यों में विधान परिषद भी होती है, सेम राज्यसभा की ही तर्ज पे विधान परिषदें बनी होती हैं। बट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी एक, हालांकि ये परमानेंट हाउस है राज्यसभा की ही तरह, बट फिर भी ये डिसॉल्व किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। आर्टिकल जो 169 है इसके तहत पार्लियामेंट बना भी सकती है और अबॉलिश भी कर सकती है काउंसिल को किसी भी स्टेट में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की काउंसिल्स को, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनको बना या भंग समाप्त कर सकती हैं। तो वो क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव का वो होगा आर्टिकल 169। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है राज्यसभा, कि राज्यसभा को आप भंग नहीं कर सकते, इसको समाप्त जरूर कर सकते हो। किसी आने वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर हो सकता है कि राज्यसभा की जरूरत अगर महसूस ना हो तो इसे समाप्त कर दिया जाए,
बट ये भंग नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन, तो भारत की जो आकस्मिकता निधि है ये कब बनाई गई थी? इसका जो सही आंसर है वो है 1950, ऑप्शन ए। जो 90 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट भी 1950 में ही आया था, इसी साल से बनाया गया। कई बार आर्टिकल वो पूछ देता है कि कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के तहत स्टैब्लिश किया गया है, तो आर्टिकल है 261, 267 का 1, पार्ट 1, इसके तहत कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को बनाया गया है। और इसमें मेनली जो मनी रखी जाती है, इस फंड में एक मनी होती है जो कि अलग अलग कुछ पर्पज होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज जो कि ऑलरेडी डिटरमाइंड होते हैं, ऑलरेडी वो बने हुए हैं कि किस पर्पज पे ही कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से मनी को निकाला जाएगा। और प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है, तो प्रेसिडेंट से आपको परमिशन लेनी होती है इस फंड को पहले यूज करने के लिए। तो ये हो गया 90 कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कब बनाया गया है, 1950 में। और किस आर्टिकल के तहत बनाया गया है? बनाया गया है 267। अब ये एक और क्वेश्चन इससे बन सकता है, वो ये कि जो कंटिजेंसी फंड ऑफ ईच स्टेट है, ये तो इंडिया है, लेकिन हर स्टेट में भी एक कंटिजेंसी फंड होता है। उत्तराखंड में भी एक कंटिजेंसी फंड होगा, तो वो किस आर्टिकल के तहत है? क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जाम में तो हो सकता है कि वो कि उत्तराखंड का जो कंटिजेंसी फंड है वो किस आर्टिकल के तहत उसके लिए प्रावधान है। तो सेम आर्टिकल है, बस पार्ट 2 है, आर्टिकल 267 का पार्ट 2। इसके तहत हर स्टेट के लिए एक कंटिजेंसी फंड की बात है, और इसके लिए यूनियन मतलब कि इंडिया के लिए कंटिजेंसी फंड की ये बात करता है। तो किसी भी स्टेट, क्वेश्चन यह है कि किसी राज्य के लिए जो आकस्मिकता निधि है इसका प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है, तो वो होगा 267 का 2। और आय की देश में भारत के लिए जो आकस्मिकता निधि है उसका प्रावधान किसके तहत है, तो उसका आंसर होगा 267 का 1। आई होप क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी हमने मेंशन किया, ऑलरेडी हिस्ट्री में भी हमने इसको कवर किया था, उसके बारे यहाँ पे हम उसे डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की जो बुक है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी की बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने इस इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी को बारे में बताया था, जिसमें मेनली ये ड्रेन हो कैसे रहा है, ये जो आर्थिक अपवाह है ये इंडिया से हो रहा है। और ये कहाँ जा रहा है इंडिया से पैसा? ये जा रहा है इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड को। क्योंकि कंपनी जो ब्रिटिश राज है वो हमारा इंडिया का सारा पैसा, यहाँ के सारे रिसोर्सेज अपने देश की भलाई के लिए यूज कर रहा है। तो सारा पैसा यहाँ ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जा रहा है, इंडिया के लोगों के लिए वो काम नहीं आ रहा है। यही दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन की थ्योरी थी। नाउ अगला क्वेश्चन है कि अप टू व्हाट एज कैन द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर्व, अर्थात किस वर्ष किस आयु तक सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो सर्व कर सकते हैं, वो सेवा दे सकते हैं। इसका आंसर है 65, ऑप्शन सी। 65 साल की वर्ष तक वो सेवा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑफ अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्या होता है? कि राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं इनका टर्म कितना होता है? पर इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स की एज। 5 साल का इनका कार्यकाल होता है मेनली, और 65 साल की उम्र तक जो भी इनमें से पहले खत्म हो जाए, 5 साल पहले उन्हें खत्म हो जाए या फिर उनकी 65 ईयर की एज कंप्लीट हो जाए, इस टाइम पे जो भी पहले खत्म होता है तब वो अपना कार्यकाल, अपना कार्य, अपना जो पद होता है वो छोड़ देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, मतलब जिस डेट को वो अपना ऑफिस संभालते हैं तब से लेकर 5 साल तक वो उनका कार्यकाल माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल टेन्योर ऑफ अ पंचायत, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर भी अगेन 5 साल है, ऑप्शन डी। 5 साल तक कोई भी जो पंचायत चुनी जाती है वो 5 साल तक रहती है, उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93rd अमेंडमेंट पे, कि 93rd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है
वो किस चीज से रिलेटेड है। अभी हमने 91st 92nd 95th अमेंडमेंट की बात की थी, अब है 93rd अमेंडमेंट की। 93rd अमेंडमेंट जो हमारे संविधान का है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है रिजर्वेशन से। ओबीसीज के लिए एससी एसटी, इन तीनों के लिए ये जो कैटेगरी, ये अलग अलग कम्युनिटीज हैं, इनके लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें रिजर्वेशन से रिलेटेड ये अपना अमेंडमेंट हुआ था, 93rd अमेंडमेंट, कि अलग अलग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन कम्युनिटीज के लिए ऑलरेडी जो सीट्स होंगी वो रिजर्व रहेंगी। इसी से हमारा 93वां जो संशोधन है संविधान का, वो रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें मान्यता कौन देता है भारत में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करता है कि कौन सी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, कौन सी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी पार्टी चुनाव लड़ सकती है, कौन सी नहीं लड़ सकती है। तो ये सब मान्यताएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005, तो किसकी अध्यक्षता में, किसकी चेयरमैनशिप में जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसे एआरसी भी कहा जाता है, सेकंड एआरसी, इस रिपोर्ट से कई बार जो यूपीएससी या अलग अलग आयोग हैं उनके द्वारा जो पीसीएस के सिविल सेवा से रिलेटेड जो पेपर कराए जाते हैं, डायरेक्टली इन रिपोर्ट से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और इन रिपोर्ट को इसलिए काफी इंपॉर्टेंट भी माना जाता है क्योंकि इनको मेंशन करने से आपका आंसर भी बढ़िया होता है। खैर अभी हम डिस्क्रिप्टिव आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि सेकंड एआरसी जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थे, जो कि 2005 में कमेटी गठित हुआ था। तो क्वेश्चन एक यहीं से बन गया सीधे सीधे कि अगर वो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखा तो वो ये देखेगा कि प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित हुआ था, 2005 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी मोइली, वीरप्पा मोइली, एम वीरप्पा मोइली ये थे पूरा नाम इनका। इन्होंने ही इसकी चेयरमैनशिप की थी और अपने सजेशंस दिए थे गवर्नमेंट को कि क्या क्या वो रिफॉर्म्स ला सकती है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट टू। अभी हमने पढ़ा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कि इसके मेंबर्स को गवर्नर नहीं हटा सकता। तो अब क्वेश्चन है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है, किसको प्रेजेंट करता है अपनी रिपोर्ट। वेल इसका आंसर है ऑप्शन सी, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर ऑफ द स्टेट को ही अपनी रिपोर्ट देगा, अपना जो भी वो स्टेट का है उस स्टेट से रिलेटेड गवर्नर को। नाउ अगला क्वेश्चन, which of the following institutes are considered necessary to promote unity among diversity in the Indian federalism। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन है या कौन सा वो इंस्टीट्यूशन है जो कि भारतीय संघवाद में एकता स्थापित करने का काम करता है, विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये चाहे वो इंटर स्टेट काउंसिल्स हो, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो या रीजनल काउंसिल्स हो, या इसके अलावा जो यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम है या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई भी जो सर्विसेज है उसका व्यक्ति कहीं भी पोस्टेड हो सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि आपको जो पोस्टिंग मिलती है वो दूसरे स्टेट से मिलती है। तो इसलिए ये जो इन्हें जो माना जाता है कि ये एक तरह से भारतीय संघवाद में विविधता के बीच एकता को स्थापित करने का काम करते हैं। और यही नहीं है एक्चुअली, इसके अलावा और भी जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो अपना यहाँ पे मेंशन है रीजनल काउंसिल्स, फाइनेंस कमीशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये यूनिटरी जुडिशियल सिस्टम, या फिर इसके अलावा जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है और ये इंटर स्टेट काउंसिल, ये छह एक तरह से हमारे पास छह इंस्टीट्यूशन हो गए। पहला इंस्टीट्यूशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छह अलग अलग इंस्टीट्यूशन है और ये सभी भारतीय संघवाद में विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज इंडिया में कितनी है। वेल उस टाइम पे हो सकता है करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा हो, लगातार बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं बदलता है ऑफकोर्स, बट फिर भी आपको अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि जैसे लास्ट टाइम जब 2019 में जब जम्मू कश्मीर का 370 जब हटा था, तो उसके बाद जो टोटल यूनियन टेरिटरीज हो गई थी वो 9 हो गई थी, क्योंकि 7 पहले से थी, तो 7 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख बढ़ गई थी तो वो 9 हो गई थी।
बट 2020 में 26 जनवरी 2020 को जो हमारा दादरा नागर हवेली और दमन व दीव था, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो उसके बाद फिर वो एक ही बन गए, तो फिर ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो इसलिए अभी प्रेजेंट में कितनी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। संविधान में ही इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी मेंशन किया गया है, संविधान के द्वारा ही ये बना दिया गया था, जो कि क्या करता है कि भारत में चुनाव की एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि चुनाव करवाती है, एक फेयर और निष्पक्ष चुनाव करवाती है गवर्नमेंट का। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर है। तो ये ऑटोनोमस जरूर है, बट अगेन ये एक मिनिस्ट्री के अंदर है, और वो मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आता है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। नाउ, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट? तो एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? अब ये क्वेश्चन हिस्ट्री हो चुका है, क्योंकि अभी किया नहीं जाता है, अभी किया जाता था। मैंने आपको जो अभी 104th अमेंडमेंट बताया था, जिसमें SC/STs के लिए 2030 तक अब रिजर्वेशन की बात कर दी गई थी। तो इसी अमेंडमेंट में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन हुआ करता था लोकसभा में, जो उन्हें मनोनीत किया जाता था, इसको अब हटा दिया गया है। तो 104th अमेंडमेंट के द्वारा इस चीज को हटा दिया गया। 1952 से लेके, 1952 में स्टार्ट हुआ था ये, और तब से लेके 2020 तक ये चलता आया। 2020 तक लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में बैठने के लिए। बट 2020 के बाद अब इसे आगे 10 साल के लिए नहीं बढ़ाया गया है, और इसे यहीं पे खत्म कर दिया गया है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर है वह 2 है, कि 2 व्यक्ति इस समुदाय के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे 2020 तक। नाउ अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड बाय, लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर होते क्या है कि मान लीजिए जनवरी में लोकसभा के चुनाव बने, जनवरी में अगर चुनाव होते हैं और इसके रिजल्ट आने में मान लीजिए 1 महीना लग जाता है, फरवरी में इसका रिजल्ट आना है। तो इस बीच, क्योंकि अब जो लोकसभा के स्पीकर हैं, जो मेन स्पीकर हैं, वो तो इस टाइम पे एलिजिबल नहीं है अध्यक्ष बनने की, क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनको अभी, उन्होंने अभी इलेक्शन लड़ा है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो उनको अब अध्यक्ष नहीं माना जा सकता। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है जब उस पार्टी का कार्यकाल पूरा हुआ था जनवरी में, क्योंकि जनवरी में तभी तो चुनाव हुए, क्योंकि उस पार्टी का कार्यकाल पूरा हो गया। अब ऐसी स्थिति में इस पीरियड में लोकसभा का एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट किया जाता है, जो कि उस दौरान देखता है लोकसभा की कार्यवाही को। अगर कोई कार्यवाही हो रही है, अगर कोई कार्यवाही होनी है, तो उसको वो देखता है। तो ये प्रोटेम स्पीकर, अब इसी से रिलेटेड है कि जो प्रोटेम स्पीकर है ये कौन नियुक्त करता है, या ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये हमारे लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करते हैं। लोकसभा प्रोटेम का मतलब कि केवल एक कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए जो स्पीकर बनाए जाते हैं उनको इसमें लाया जाता है, ताकि ये फ्लोर टेस्टिंग करा सकें, या जो पहली सिटिंग है, क्योंकि जब नई नई जो छट के आएगी, जो भी सरकार जो भी नई छट के आएगी, उसकी जो पहली लोकसभा में सिटिंग होगी, उस टाइम उस सिटिंग में साफ सी बात है कि कोई भी अध्यक्ष पहले से चुना हुआ नहीं होगा। अध्यक्ष इसी पहली मीटिंग में चुना जाता है, और यही पहली मीटिंग में अध्यक्ष कौन रहेगा? पहले प्रोटेम स्पीकर रहेगा, फिर प्रोटेम स्पीकर के द्वारा पहली मीटिंग में अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो सेकंड मीटिंग में फिर वही लोकसभा का जो मेन स्पीकर है वो लोकसभा की अध्यक्षता करेगा, और ये प्रोटेम स्पीकर जो होगा इसका ऑफिस बंद हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर विच आर्टिकल, या अंडर आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हु विल ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट? तो
अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अगर अनुपस्थिति है तो ऐसे में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के चीफ जस्टिस होते हैं, और मान लीजिए इंडिया के चीफ जस्टिस भी उस टाइम पर अनुपस्थित है किसी वजह से, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो भी ज्येष्ठतम जो भी न्यायाधीश है, सबसे बुजुर्ग जो न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, वो इस पद को संभालते हैं। बट क्वेश्चंस में पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करेगा, तो उसका आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 21 आर्टिकल के तहत है, यह आर्टिकल 70। तो अब वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के इस तरह से पूछ सकता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो पावर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन सा आर्टिकल देता है, तो वो आर्टिकल 70 देता है। आई होप इट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और साथ ही जितने भी हाई कोर्ट हैं, इन सभी की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश मानी जाती है। ये इंग्लिश में ही काम करते हैं, इनका जो ऑफिशियल काम होता है वो इंग्लिश में ही होता है। द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? तो किस आर्टिकल के तहत ओबीसी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की बात की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 15 का 4th एंड 16 का 4th। इसी के तहत जो रिजर्वेशन की बात की गई है ओबीसी कम्युनिटी के लिए। अब इसमें आर्टिकल 15 हमें पता है ऑलरेडी, आर्टिकल 15 क्या है अगर आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कि आप ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है आर्टिकल 15। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो सेक्स हो, किसी भी ग्राउंड पे आप भेदभाव नहीं कर सकते लोगों के साथ। और आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी भेदभाव ना हो, या इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आप समान अवसर मिले हर कम्युनिटी के लोगों को। तो ये आर्टिकल 16 है, और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 है। इन्हीं के तहत रिजर्वेशन की बात की गई है ओबीसी कम्युनिटी के। नाउ अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956? 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, इसका आधार क्या था? इसका आधार था लैंग्वेज, भाषाई आधार पर इसमें राज्यों को गठित किया गया था, पुनर्गठित किया गया था। जो अलग अलग भाषा वाले क्षेत्र थे उनको एक राज्य में मिला के गठित कर दिया गया था। तो वही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का आधार था। अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ पंचायत राज इज मेंशन्ड इन। पंचायत राज जो सिस्टम है ये किस लिस्ट में मेंशन है? आपको पता है कि जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, इस 7th शेड्यूल में जो पावर्स हैं वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बीच में बांटी गई हैं, अलग अलग पावर। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पंचायती राज का जो सिस्टम है ये किस लिस्ट में है? तो इसका आंसर है स्टेट लिस्ट। पंचायती राज सिस्टम स्टेट लिस्ट में है। पंचायती राज सिस्टम कब आया था, इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कब जुड़ा था? तो 73rd अमेंडमेंट आपने डायरेक्टली, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 73rd अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और ये कब आया ये अमेंडमेंट भी? 1993 में। तो 1993 में जो 73वां संविधान का संशोधन था, इसके द्वारा पंचायती राज को हमारे संविधान में जोड़ा गया है। और इसे कहाँ जोड़ा गया है? स्टेट लिस्ट में जोड़ा गया है। राज्य सूची का ये विषय है। ना अगला क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स प्रोविजंस फॉर द टेन्योर ऑफ अ पंचायत? कि उनमें से कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि पंचायत के कार्यकाल का प्रावधान करता है, अर्थात जो डिसाइड करता है कि किसी भी पंचायत का टेन्योर कौन सा होगा। अभी हमने ऊपर मेंशन किया कि पंचायत का टेन्योर होता है वो क्या होता है? 5 साल होता है, 5 इयर्स। तो ये कौन डिसाइड करता है? कौन सा आर्टिकल में बताया गया है कि 5 इयर्स का ये इनका टाइम पीरियड होगा? तो 243 इसका सही आंसर है। अगर वो कई बार पार्ट में पूछते तो 243E
इसका जो 243 का पार्ट ई है उसके तहत बताया गया है कि जो पंचायत का कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 5 साल का होगा, या वो जो भी निर्धारित किया गया है वो 243 ई के तहत निर्धारित किया गया। अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। देन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ऑन जम्मू एंड कश्मीर? अगेन ये भी क्वेश्चन भी अब इरेलेवेंट हो गया है। आर्टिकल 370 पहले उस पर लागू होता था, बट क्योंकि अब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं रहा। अगला क्वेश्चन कि विच अमेंडमेंट हैज बीन कॉल्ड अ रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किस संस्थान को भारतीय संविधान का संशोधन कहा गया है कि वो टोटली संविधान को ही पूरी तरह संविधान को एक तरह से संशोधित कर देता है। वो है 42nd अमेंडमेंट जो है, इसको कहा गया है 42nd अमेंडमेंट। इसमें कब आया था? ये 1976 में आया था। और इसमें क्या हुआ था? इसमें हम जानते हैं कि जो प्रीएम्बल में जो सॉवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है उसको सॉवरन के साथ सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक कर दिया गया। तो इसमें इस तरह से सोशलिस्ट जो शब्द है वो 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा, सेक्युलर शब्द 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा, और साथ ही यूनिटी ऑफ नेशन पहले लिखा गया था, उसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। तो इस तरह से जो इंटीग्रिटी शब्द है ये भी 42nd अमेंडमेंट में जुड़ा। तो ये तीनों शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये हमारी प्रीएम्बल में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं 1976 में। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन तो ये हो ही गया कि रिवीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो 42nd अमेंडमेंट है। बट एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर इंटीग्रिटी शब्द ये हमारे प्रस्तावना में कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए। किस संविधान किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अंबेडकर जी, विच आर्टिकल इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा है? वेल, अनुच्छेद 32 को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ऐसा क्यों कहा है? अनुच्छेद 32 रिलेटेड किस चीज से है? ये रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों से ये रिलेटेड है। हिंदी में अगर मैं लिखूं, संवैधानिक उपचारों से क्या तात्पर्य है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, किसी भी नागरिक को जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको लगता है कि उन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है तो आप संविधान की सहायता ले सकते हैं। आप जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी सहायता ले सकते हैं, या हाई कोर्ट की सहायता ले सकते हैं, या किसी भी कोर्ट की सहायता ले सकते हैं इस संवैधानिक उपचार के लिए कि आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स किसका उल्लंघन किया जा रहा है, आपको आपके लिए उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आप हमारे जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या चाहे वो लोअर कोर्ट हो, इनकी आप सहायता ले सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो यही संवैधानिक उपचारों का जो ये इससे रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 32, इसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंडर विच एक्ट सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश रूल? तो किस एक्ट के तहत यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में? किस अधिनियम के तहत, इनमें से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट। ऑफ कोर्स 1773 में ये एक्ट आया था। इसके तहत 1774 में अगले ही साल एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बंगाल में ये हुआ था, कलकत्ता में मेनली। फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का था, वहां पे ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, स्थापित किया गया था। इसके अलावा पिट्स एक्ट आपको पता होगा 1784 का, 1784 का पिट्स एक्ट, जिसमें ड्यूअल गवर्नमेंट ड्यूअल सिस्टम आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिसमें प्रावधान हुआ था। देन 1813 का एक्ट जिसमें कि मोनोपोली खत्म कर दी गई थी। हिस्ट्री का जो हमने पीवाईक्यूज किए थे तो ये सभी एक्ट हमने उसमें रिवाइज करे हुए हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस में आए थे उनके ऑप्शंस में, तो हमने एक्ट के बारे में वहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा है। 1813 का जो एक्ट था वो मोनोपोली को खत्म कर देता है। किसकी मोनोपोली? जो ईआईसी की मोनोपोली है। ईआईसी अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारत के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था 1813 उसे खत्म कर देता है। लेकिन इसमें जो चाय का व्यापार है
और जो चाइना के साथ व्यापार है, इसका एकाधिकार अभी भी कंपनी के ही पास रहता है। ये कब खत्म होते हैं? ये 1833 में खत्म होते हैं। तो 1833 के एक्ट के द्वारा चाय का जो व्यापार है और चाइना के साथ जो व्यापार है, इस पर एकाधिकार खत्म हो जाता है कंपनी का। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राइट टू रिशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रेस्ट विद, मंत्री परिषद जो होती है उसमें फेरबदल का अधिकार किसके पास होता है? वेल, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से क्या मतलब है। आर्टिकल 74 जो हमारे संविधान का है, वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी स्टेटस होता है उससे डील करता है। और आर्टिकल 75 किस तरह से इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा इन मिनिस्टर्स का, क्या उनका टेन्योर होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिस्टर्स की, उनकी जो ओथ है मतलब क्या शपथ लेते हैं, इनकी सैलरी, ये सब 75 में बताई गई है। लेकिन इन मिनिस्टर की नियुक्ति का प्रावधान किसमें है? वो 74 में है। कि 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिनका हेड कौन होगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ऐसा 74 में कहा गया है। फिर 75 में इस पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड पीएम है, इनके सबके इनकी नियुक्ति, इनका अपॉइंटमेंट, इनका सॉरी इनकी शपथ, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके जो इनकम है, इनकी सैलरी है, इस सब का प्रावधान आर्टिकल 75 में है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको रिशफल करने का अधिकार किसके पास है? तो जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड पीएम है, तो इसको रिशफल करने का, इसमें जो मंत्री परिषद में फेरबदल है कि कौन सा मंत्री हटाया जाए, कौन सा नया मंत्री नियुक्त किया जाए, इसका जो अधिकार है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी कैबिनेट नहीं है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कैबिनेट मत समझना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक्चुअली 3 कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो पहली कैटेगरी के मिनिस्टर्स कौन से हो गए? कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, जो बड़े हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है, इनमें सबसे बड़े पीएम है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। मान लीजिए कोई होम जैसे गृह मंत्रालय है, तो गृह मंत्रालय के हेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। वैसे ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसके हेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ये सबसे टॉप पे होते हैं। दूसरा जो मिनिस्टर्स आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो आते हैं अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये अपने अपने विभाग के जो विभिन्न राज्य हैं उनमें प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात गृह मंत्रालय है। तो विभिन्न राज्यों में जो गृह मंत्रालय का प्रतिनिधि होता है, गृह राज्य मंत्री जिसे कहते हैं, तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है डिप्टी मिनिस्टर्स की। हर विभाग में कुछ डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आते हैं। तो ये कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर्स, ये तीनों मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं। और इनमें हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इन्हीं के पास अधिकार होता है इसमें फेरबदल करने का, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का। आई होप आपको एक डिवीजन क्लियर हो गया होगा। ये आज पीवाईक्यूज के क्वेश्चन थे। क्योंकि पॉलिटी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में हम इसको रिवाइज करेंगे। ये पार्ट 1 था। बाकी जो बचे हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आयोग के द्वारा पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, उनको हम अगली वीडियो में रिवाइज करेंगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो। If so, then you can like this. You can subscribe our channel for more informative content. And if you want to share it with anyone, then you can share it. And if you have any query, if you have any suggestion for us, अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ पे वीडियो अगर आप चाहते हैं कि हम आगे लेके आए, तो उसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।